अब हम आते हैं सेक्शन 28 की तरफ, अल्टीरियर ट्रांसफर कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। अस्सलाम वालेकुम। लॉ टिप्स विद रिदा की इस थर्ड क्लास में आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं एडवोकेट रिदा जंजुआ और आज हम इस क्लास में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का पार्ट 1 जो कि हम स्टूडेंट्स या तो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं या फिर हमें पढ़ाया जाता है फोर्थ सेमेस्टर में। इसके 2 चैप्टर्स हैं जो कि पार्ट 1 में क्लियर होते हैं। चैप्टर 1 है प्रीलिमिनरी और सेकंड चैप्टर के नेम है ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। टोटल सेक्शंस इन दोनों के हैं सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 53A तक। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि आप सब ने मेरी तरह क्या करना है, बेयर एक्ट जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का जो बेयर एक्ट है ना, वो अपने पास ओपन करके रखना है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सेक्शन रीड आउट करेंगे और थोड़ा सा कुछ सीखेंगे उससे। लेकिन जो एक्ट स्टार्ट करने से पहले, सेक्शन स्टार्ट करने से पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लेना है। भाई ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेना है। जब अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो देख लेते हैं तो हमें ये एक्ट जो है इंशाल्लाह पूरा समझ आ जाएगा और बहुत ईजिली ये बहुत ईजी एक्ट है। अगर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को ज़रा गौर से सुन ले तो हमारे लिए आगे मुश्किल नहीं है। इसका थोड़ी सी डेफिनेशंस जो है, इसके लीगल टर्म्स जो हैं उसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह एक्ट स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, हमारे जो टीचर्स हैं, बहुत अफसोस की बात, वो हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट ज़्यादा नहीं पढ़ाते या फिर हमें सेक्शन जो है जस्ट रीड आउट करवा देते हैं, जिसके थ्रू हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इतना समझ नहीं आता है। तो टीचर्स को चाहिए कि वो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसका वो पढ़ा दें, उसके ऑब्जेक्ट पढ़ा दें, उसके लीगल टर्म्स, ताकि आगे चल के हमें आसानी हो। सो बिना टाइम ज़ाया किए अब हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट की तरफ। हम क्या एक्ट पढ़ रहे हैं? हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? इस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट हमने इस एक्ट की रूल से जो भी पढ़ना है सिर्फ इस एक्ट की रूल से पढ़ना है। वो किसी और में वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी, उसको रहने दें। हमने सिर्फ इसी की हद तक रहना है, किसी और में वो किसी और एक्ट में या किसी और स्टैट्यूट में वो अप्लाई नहीं करना है। हमने उस चीज़ को जो जो आज हमने सीखना है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी हद तक है, ठीक है? और जो टर्म्स हैं वो भी सिर्फ इसी की हद तक हैं, किसी और की हद तक नहीं है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो एक्ट है उसके अकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है वो जरा देख लेते हैं। एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर। अब कोई भी चीज, एनीथिंग में इन्होंने स्पेसिफिकली ये नहीं बोला है कि किस किस्म की प्रॉपर्टी हो। सो इट्स मीन दैट के प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। वो हम आगे चल के अगली डेफिनेशन में पढ़ लेंगे कि मूवेबल या इमूवेबल, या फिर प्रॉपर्टी टेंजिबल भी हो सकती है या इनटेंजिबल भी हो सकती है। तो इसमें हमें ये चीज सीखी कि एनीथिंग, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। मीन्स दैट ये एक्ट जो है दोनों चीजों को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो आगे इसकी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। मीन्स दैट वो प्रॉपर्टी या वो एनीथिंग जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर कर दी जाए, वो कैपेबल हो फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन, ठीक है? ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे, चलो ये तो हमें वैसे भी आ जाता है, ऑर्डिनरी सी डेफिनेशन थी। अब वो जो एनीथिंग वर्ड पढ़ा था ना, मीन्स दैट प्रॉपर्टी की 2 काइंड्स हैं। टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। तो हम पहले टेंजिबल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ये चीज क्या है, उसकी लीगल टर्म को पढ़ लेते हैं कि टेंजिबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसको कहते हैं, इसकी लीगल टर्म क्या है। टेंजिबल प्रॉपर्टी को सबसे पहले मैं बता दूं कि टेंजिबल एसेट भी कहते हैं। एसेट का तो आप सबको और मुझे भी ये इसका मीनिंग पता होगा कि एसेट ऐसी चीज है जिसके आप ओनर हो और आपको वो चीज लॉन्ग जो टाइम है ना उसके लिए फायदा दे, लॉन्ग टर्म तक आपके लिए वो फायदामंद हो, तो उसको हम एसेट कहते हैं। तो टेंजिबल एसेट जो है वो एसेट है जो कि फिजिकल फॉर्म में होते हैं, मतलब कि हमें दिखाई देते हैं, उनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जो एक रियल प्रॉपर्टी होती है, विच वी कैन सी, विच वी कैन टच इट। हम उसको देख भी सकते हैं, हम उसको टच भी कर सकते हैं, उसको फील भी कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं। तो वो क्या होगी, वो टेंजिबल एसेट होगा। जैसे कि फॉर इंस्टेंस लैंड होगी, हम उसको देख भी रहे हैं, हम उसको टच भी कर रहे हैं, हम उसको महसूस भी कर रहे हैं, हम उससे बेनिफिट भी उठा रहे हैं। फिर होगी बिल्डिंग, बिल्डिंग भी यही चीज है। और बहुत सी ऐसी चीजें, बस जो दिखाई देने वाली होती है वो सब क्या हो गया, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या आ जाते हैं, ग्रांट, जो जितने भी चीजें हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो वो क्या हो गया, टेंजिबल एसेट हो गया। और उन सब टेंजिबल एसेट की ऑफ कोर्स अहमियत होती है, वैल्यू होती है। लेकिन अब हम जो अगला स्टेप है ना, इनटेंजिबल एसेट, नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, अकॉर्डिंग टू टीपीए एक्ट, ये इनटेंजिबल जो एसेट है वो क्या चीज होता है। इसमें और उसमें ये डिफरेंस है कि टेंजिबल एसेट्स की फिजिकल एग्जिस्टेंस थी, लेकिन इसकी यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, इसको हम टच नहीं कर सकते। हाँ, ये मौजूद हैं, फिर भी क्या है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं।
इन द फॉर्म ऑफ किसमें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो अभी हम थोड़ी देर तक पढ़ते हैं क्या है। लेकिन एक और बात कि उनसे हमें फ़ायदा है, बेनिफिट है, ठीक है, मीन्स दैट कि उसकी अपनी अहमियत है, वो वैल्यूएबल है हमारे लिए, उनकी अपनी वैल्यू है, इट हैज़ अ वैल्यू जो आपको जनरली नज़र तो नहीं आ रहे, लेकिन उसकी क्या है, वैल्यू है एक। जैसे कि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी अपनी इंटेलेक्चुअल यानी कि क्रिएटिविटी इन दी फॉर्म ऑफ आप एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आप अपनी एक वो कर देते हैं, एक पेंटिंग बनाते हैं, वो आपकी क्या होगी, क्रिएटिविटी होगी, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, जिसको देख के कोई पर्सन जो है वो आपकी उस पेंटिंग से नकल नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो क्या, आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं, लीगल क्लेम कर सकते हैं। और आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि आप कोई मूवी है, ठीक है, आपने कोई मूवी बनाई है और कोई और जो पर्सन है या कोई और जो प्रोडक्शन है वो आपकी मूवी को क्या कर देती है, कॉपी करके, बस थोड़ी सी चेंजिंग करके वही सब कुछ चरबा उसी का बना के और वो क्या कर देती है, अपलोड कर देती है, तो आप उसके खिलाफ भी एक्शन दे सकते हैं, क्योंकि वो क्या थी, वो आपकी क्रिएशन थी, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी। और फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी फॉर्म में होती है, ट्रेडमार्क की फॉर्म में, स्लोगन की फॉर्म में, सिग्नेचर आपके हो गए। जैसे कि आपका किसी ने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की फॉर्म में किसी ने आपका डिज़ाइन चोरी कर लिया है, किसी डिज़ाइनर का किसी ने डिज़ाइन चोरी कर लिया है, तो वो उसके खिलाफ भी, क्योंकि वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, आपने खुद क्रिएट की थी, तो क्या है, इस प्रॉपर्टी बाहिर नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसकी क्या है, वैल्यू है। आपका नेम चोरी कर लिया है, ट्रेडमार्क। तो इस किस्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज आती है ना, वो इनटेंजिबल होगी, दिखने में नहीं है, बट इट हैज़ वैल्यू, वो भी इसमें कवर हो रही है, वो वाली प्रॉपर्टी का भी इसमें आगे चल के जिक्र हो रहा है। फिर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है। भाई इसका बार बार जिक्र जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्यों आ रहा है, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। चले चलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ। वो चीज़ या वो प्रॉपर्टी, चले वो चीज़ कह लें, वो चीज़ जिसको आप हिला नहीं सकते हैं, ठीक है, मीन्स दैट उसको मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आप ये कोशिश करते हैं, उसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या होगी, वो उखड़ जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, उसकी फिर फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पर क्या है, फिक्स है। अगर आप उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो आपके किसी काम नहीं रहेगी, वो यूज़ेबल नहीं रहेगी। जैसे कि हाउस, आप चाहते हैं कि आप अपने हाउस को, अपने घर को किसी और जगह ट्रांसफ़र करें, क्या आप कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो फिक्स है, अब वो इमूवेबल है, उसको मूव कैसे कर सकते हैं, हाउ इट कुड पॉसिबल, या आप घर को उठवा के किसी और, उखड़वा के किसी और जगह उसको फिक्स करें। तो इस किस्म की जो, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, वो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ किस में फॉल हो रही हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल हो रही हैं। अच्छा, प्लांट मशीनरीज जो होती हैं वो भी एक जगह फिक्स होती हैं। अगर आप उनको उखाड़ देते हैं ना, मतलब कि आप उनको खोल खाल देते हैं, बड़े बड़े जो प्लांट मशीनरीज होती हैं, फैक्ट्रीज में होती हैं बहुत बड़े बड़े प्लांट्स, और बाकी भी बहुत सारी मशीनरीज, ऐसी मशीनरीज जो कि एक जगह फिक्स होती हैं, अगर आप इनको वो उखाड़ें या आप वो, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं देंगी, वो ख़राब हो जाएंगी। आप घर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको घर को जो है ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकेगा, आप उसको तबाह करेंगे, मीन्स दैट आप उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो आपके किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो इस किस्म की जो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमूवेबल हैं, जो इम्पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कर सको, तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इमूवेबल के नाम से जो है वो उसकी लीगल टर्म जो है डिस्कस की गई है। अब हम आते हैं मूवेबल। इमूवेबल में तो था ना कि हम एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जा नहीं सकते, उसको हिला नहीं सकते, क्योंकि वो फिक्स है। मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि फिक्स नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपकी ऑनरशिप भी है, जिसका आप इन फ्यूचर बेनिफिट भी ले सकते हैं, क्योंकि इनको क्या कर सकते हैं, आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसी वजह से ये मूवेबल है, ये मूव हो सकती है। जब बाज़ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि पहले मूवेबल होती हैं, ठीक है, लेकिन वो बाद में फिक्स होने के बाद इमूवेबल हो जाएंगी। जैसे कि हमने एक घर तामीर किया, ठीक है, अभी दरवाज़ा नहीं लगा उसका, तो दरवाज़ा आया उस साइड रखा अभी, तो वो ट्रांसफरेबल था ना एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अगर जब दरवाज़ा हाउस का लग जाता है, फिक्स हो जाता है एक जगह, सीमेंट बजरी उसके ऊपर फिक्स हो जाती है, वो पूरा दरवाज़ा, तो वो क्या हो जाएगा, वो इमूवेबल हो जाएगा। अब वो फिक्स हो गया, अब उसको आप उखाड़ के ही कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो पहले थी। फिर अगली टर्म है प्रोस्पेक्टिव लॉ। इसका सिंपल अल्फाज में अगर करें तो इसका मतलब है ऐसा लॉ जो कि इफेक्ट होगा इन फ्यूचर। जैसे कि जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रिलिमिनरी जो पार्ट है ना, वो अगर आप ओपन करें तो शॉर्ट टाइटल के नीचे कमेंसमेंट यानी कि कब फोर्स होगा, तो इधर लिखा हुआ है कि इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ जुलाई 1882। लेकिन आप एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के नीचे उसके जो बुक है उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, डेट क्या है, 17 फरवरी यानी कि 17 फैब 1882।
लेकिन यहाँ पे तो कमेंसमेंट क्या लिखी हुई है, नीचे नीचे तो लिखी हुई है 1 जुलाई फर्स्ट जुलाई जो है 1882, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ जुलाई जो है, यानी कि 1 जुलाई को होगा, लेकिन ऊपर तो इन्होंने क्या लिखा है 17 फरवरी को ये जो है एक्ट बनाया गया। मीन्स दैट इसका क्या है, अगर कमेंसमेंट जो डेट है कि कब इन्फोर्स होगा वो इन फ्यूचर में हो रहा है, यानी कि उससे पहले का नहीं हो रहा, उसके बाद हो रहा है, तो वो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, मीन्स दैट कि हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, प्रोस्पेक्टिव लॉ है। मीन्स दैट इन्फोर्स होगा फ्यूचर में, आगे चलकर जो है इसका असर जो है, इस लॉ का असर आगे चलकर होगा, इन्फोर्स होगा, तो क्या हो गया, प्रोस्पेक्टिव हो गया, यानी कि इफेक्ट इन फ्यूचर। इसके साथ अगली टर्म आती है हमारी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। अब रेट्रोस्पेक्टिव लॉ को देख के, ये वर्ड जो है देख के ही लग रहा है कि ये शायद इसका असर जो है रिवर्स पीछे की तरफ है, बैक की तरफ है। प्रोस्पेक्टिव में तो हमने पढ़ा था ना, उसका इफेक्ट होगा इन फ्यूचर, लेकिन इधर क्या कह रहे हैं, इधर कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसका पास्ट के ऊपर भी इफेक्ट है, उसका कुछ असर क्या है, पास्ट के ऊपर भी है। मीन्स दैट बाज दफा जो है कोई कानून बना दिया जाता है और पास कर दिया जाता है, तो कानून, जैसे एक एग्जाम्पल चले ले लेते हैं कि कानून बन गया, ठीक है, बन जाता है और उसमें लिखा जा, ये प्रोविजन मेंशन कर दी जाती है कि 2005 से पहले के जो एम्प्लॉइज हैं इनको क्या दिया जाएगा, इनको बेनिफिट दिया जाएगा। और वो कानून बना कब, वो बना 2020 में, और वो क्या दे रहा है, बेनिफिट किसको दे रहा है, 2005 के या 2005 के एम्प्लॉइज को दे रहा है। मीन्स दैट उस कानून का या उस एक्ट का असर पास्ट में है। कानून का जो ये असर है ना, जो कि पीछे जाकर असर कर रहा है, उसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। और हमारे टीपीए में कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, सारे सेक्शंस तो नहीं, क्योंकि हमारा जो टीपीए एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो जो है प्रोस्पेक्टिव लॉ के ऊपर बेस कर रहा है, लेकिन उसके कुछ सेक्शंस जो हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के ऊपर बेस कर रहे हैं, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सेक्शंस जो हैं जो इसके ऊपर बेस कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म है इंस्ट्रूमेंट। ये दूसरे किस्म का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू टीपीए एक्ट, सिर्फ टीपीए के लिहाज से हमने जो जो सेक्शन देखते हैं वो टीपीए के लिहाज से देखते हैं, उसका असर किसी और पे नहीं है। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ और बार बार बताती रहूंगी। तो जो वर्ड है ना, जो टर्म है इंस्ट्रूमेंट, अकॉर्डिंग टू टीपीए एक्ट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है लीगल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जिसमें ट्रांसफर की जाती है एक पर्सन टू एन अदर पर्सन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, उसका क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जो राइट्स हैं वो ट्रांसफर होंगे, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन, जिसको हम बाज दफ़ा हमें सुनने को मिलता है इंतकाल नामा, यानी कि वो दूसरा वाला इंतकाल नहीं, ट्रांसफर वाला इंतकाल नामा, लेकिन ये इन दी फॉर्म ऑफ होगा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में होगा। टेस्टामेंट्री तो होता है ना, वो वसीयत के लिए, वो अलग मैटर है, वसीयत के लिए जो इंतकालनामा होता है वो अलग है। इसमें जो है मैटर्स डील होंगे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, इसको ये भी कहते हैं, ठीक है, वो ही लिया जाएगा, इसका मतलब और कुछ नहीं लिया जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ, लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, बस वो कंसीडर किया जाएगा सिर्फ अकॉर्डिंग टू टीपीए एक्ट। नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्ट ऑफ पार्टीज। तो इसमें दो पार्टीज जो है वो वॉलंटरली क्या करेंगी, वो ट्रांसफर करेंगी एक दूसरे को कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है। मीन्स दैट वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो सिर्फ लिविंग पर्सन्स के दरमियान ट्रांसफर होगी, मतलब फौत हुए या जो विरासती होते हैं, जैसे बाप के बाद दादा के बाद बाप को मिलेगी और बाप के बाद बेटे को, वो वाली नहीं। मीन्स दैट इसका ये मतलब हुआ कि इसमें वो वाले मैटर्स नहीं डील किए जाएंगे, विरासती मैटर्स नहीं डील किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए अलग से लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उनके लिए मौजूद है। तो हमें क्या पता चला कि टीपीए एक्ट जो है वो लिविंग पर्सन्स की बात कर रहा है, मतलब जो मौजूद होंगे, जिनकी एग्जिस्टेंस होगी, जिंदा होंगे, जो उन लोगों के दरमियान जितनी भी किस्म की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो टीपीए में डील किए जाते हैं, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डील किए जाते हैं। और वो जो ये वाला एक्ट परफॉर्म करेंगे ना, एक दूसरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे साइन के थ्रू और लीगल प्रोसीजर के थ्रू, उसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ पार्टीज। तो चलो ये भी लाइन क्लियर होगी। आगे चलकर एक्ट ऑफ पार्टीज जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 में आ रहा है, वो हम उसमें क्लियर कर लेंगे। अब अगली टर्म की तरफ चलते हैं, वो है ऑपरेशन, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब वो थी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज थी, अब हमारे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का सीधा सा मीनिंग ये है कि ये ऑटोमेटिकली कोई प्रॉपर्टी जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है, उसके लिए परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, एक्ट ऑफ पार्टीज परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन एक इनहेरेंट से दूसरे इनहेरेंट को क्या हो जाएगी, ट्रांसफर होगी। इसमें लीगल, इसमें ब्लड रिलेशन जो है उनकी बात हो रही है। ऑपरेशन ऑफ लॉ उनकी बात करता है कि जो ब्लड रिलेशंस है ना, उसमें जो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी, उसको क्या कहते हैं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे कि विरासती प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो उसी में डील हो रही है, ब्लड रिलेशंस की वो बात कर रही है।
जैसे कि दादा अबू दुनिया से गए, ठीक है, और उनके बाद बाप को मिलेगी, और बाप जो है अगर वो चले गए तो उनके बाद जो है उनके बेटे को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी, किसी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी लीगल डॉक्यूमेंट की या किसी ट्रांसफर की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली उसके उसके जानशीन को क्या हुई, मिल गई। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी, ऐसा जो ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा ना, वो अकॉर्डिंग टू टीपीए एक्ट वो इसमें डील नहीं किया जाएगा। मीन्स दैट इनके लिए क्या है, इनके लिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट जो है वो बनाया गया है, वो उसमें डील होंगे मैटर्स मुस्लिम पर्सनल लॉ में, और किसमें होंगे, और इनहेरिटेंस लॉ में होंगे, डील होंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन्स की बात कर रहा है। तो हमें क्या पता चलता है इन दोनों बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, दोनों को पढ़कर हमें ये पता चला कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक मुकम्मल, एक कंप्लीट एक्ट नहीं है। मीन्स दैट इसमें कुछ कमियां हैं, क्योंकि इसमें तो ये दो किस्म की प्रॉपर्टीज नहीं डील हो रही ना, इसमें ऑपरेशन ऑफ लॉ तो डील नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ एक्ट ऑफ पार्टीज ही परफॉर्म कर रही हैं। इसका ये होल का मतलब ये हुआ कि ये जो है कि टीपीए एक्ट एक कंप्लीट एक्ट नहीं है। सिंपल। नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्शनेबल क्लेम। कोई भी ऐसा कर्जा, कर्जा क्या होता है, किसी भी किस्म का उधार होता है, या फिर इसको लीगल उसमें लॉ की रूह से देखें तो इसको कहते हैं डेप्ट कहते हैं, उधार या कर्जे को क्या कहेंगे, डेप्ट कहेंगे। इसमें एक्शनेबल क्लेम क्या है कि कोई भी ऐसा डेप्ट जिसकी रिकवरी के लिए आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट जा सकते हैं। मीन्स दैट एक्शन जो है उसको क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं फॉर रिकवरी के लिए। अब ये सवाल आता है कि कौन जाएगा कोर्ट रिकवरी के लिए, जो ट्रांसफरर है ना, जिसने कर्जा दिया है या जिसने डेट दिया है डेप्ट, वो बंदा जो है वो अपनी, अगर जो जिसने दिया है, जिसको दिया है, यानी कि ट्रांसफरी, अगर ट्रांसफरी जो है जिसको कर्जा दिया है उसने उसको रिकवर नहीं किया, उसने वापस नहीं किया, और उसने उसको सिक्योरिटी भी नहीं उसके एवज रिक्वाई, क्योंकि क्योंकि डेप्ट की भी एग्जाम है, डेप्ट की भी काइंड्स हैं। एक होगा ना वो मॉर्गेज, मॉर्गेज में क्या होता है कि एक जो पर्सन है जिसने कर्जा लिया है, जिसने डेप्ट लिया है, मॉर्गेज में यही होता है ना कि वो उसके बदले जो है वो सिक्योरिटी रखवाता है, गिरवी रखवाता है कोई चीज, ठीक है, और जिसको रखवाता है यानी मॉर्गेजर को, वो अब उसका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना, अगर वो उसको कर्जा वापस नहीं भी करता है तो वो जो चीज, जिस वो गिरवी जो चीज है उसका उसको फायदा ही हो रहा है, क्या पता उससे ज्यादा कीमती हो वो चीज जिसके एवज उसने क्या, जिसके बदले उसने कर्जा लिया है, तो वो तो कोर्ट के पास नहीं जाएगा ना। तो एक्शनेबल क्लेम में ऐसा पर्सन जिसने किसी भी चीज बगैर गिरवी, उससे गिरवी चीज लिए बगैर उसको कर्जा दिया, ट्रांसफर किया, उसको ट्रांसफरर जो है हमारा, अगर वो जो ट्रांसफरी जिसने डेप्ट लिया है, अगर वो वापस नहीं करता, ठीक है, तो अब नुकसान किसका हो रहा है, ट्रांसफरर का हो रहा है ना, नुकसान जिसने दिया है। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, वो रिकवर के लिए एक्शन क्लेम कर सकता है, वो एक्शन ले सकता है, वो कोर्ट जा सकता है। तो इसी को कहते हैं एक्शनेबल क्लेम, जो कि हम आगे बीच आके पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिससे आपको बहुत कुछ इन्फो मिल गई होगी, और अब आपको और हमें एक्ट पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने उसकी जो लीगल टर्म्स हैं कुछ वो कवर कर ली हैं। तो अब हम चलते हैं एक्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सब लोग एक्ट, फेयर एक्ट जो है अपने पास रख लें, और मैं भी अपने पास खोल लेती हूँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर।